हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए भारतीय राज्य व्यवस्था में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं, जिसका नाम है संविधान के स्रोत। दोस्तों, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जहां से आपको हर एक एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आज हम लोग जितना भी बाहरी स्रोत से दोस्तों या किस स्रोत के तहत हमारा संविधान बना है, कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज लिया गया है, ये सभी पर हम लोग आज बात करेंगे, क्योंकि इससे दोस्तों क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है। दोस्तों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि दोस्तों थोड़ा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि हम थोड़ा मेहनत कर रहे हैं, तो थोड़ा आपका सपोर्ट चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए कह रहा है कि थोड़ा सा दोस्तों आप सपोर्ट कीजिए, थोड़ा वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और कोई क्यूरी है तो कमेंट भी कीजिएगा दोस्तों जरूर। और दोस्तों वीडियो को पूरा देखने का प्रयास कीजिए दोस्तों, क्योंकि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद वीडियो है। क्योंकि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ दोस्तों मैं अब अपना वीडियो स्टार्ट करता हूं। देखिए दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था में संविधान के स्रोत में अगर हम बात करें तो यहाँ पर दोस्तों संविधान के स्रोत में अनेकों जगह से चीजों को लिया गया है। तो दोस्तों सबसे मुख्यतः जो है वो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा, तो भारत शासन अधिनियम 1935 था वो दोस्तों सबसे मेन आधार था भारतीय संविधान। ठीक है, अगर मैं भारतीय संविधान को 3 भाग में बांटू, ठीक है, तो 3 भाग में से 2 भाग दोस्तों वो दोस्तों भारत शासन अधिनियम से था। ठीक है, ये दोस्तों 2 भाग आपका भारत शासन अधिनियम से डायरेक्ट लिया गया था। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से भारतीय ये दोस्तों मुख्यतः रहेगा हमारे लिए। अब हम आगे बात क्या करेंगे कि विदेशी स्रोत, जो अलग अलग देशों से जो जो चीज लिया गया, जो जो संविधान निर्माण करने वाले सदस्यों को लगा कि ये बहुत अच्छा चीज है, ये बहुत अच्छा है, तो उनके द्वारा वहां से वो चीज लिया गया, तो उस पर हम लोग बात करेंगे। क्योंकि विदेशी स्रोत से आपको क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं कि ये चीज कहाँ से लिया गया था, किस देश से लिया गया। तो एक एक करके हम लोग सीधे दोस्तों मुद्दे पर आते हैं और स्टार्ट। देखिए, ब्रिटेन के संविधान से सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ब्रिटेन से के संविधान से क्या क्या दोस्तों उपबंध लिए गए। तो सबसे पहले अगर बात करें तो संसदीय शासन की पद्धति वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ठीक है, उसके बाद अगर आगे बात करें तो संसदीय, अगर पूछा जाए कि संसदीय शासन की पद्धति, तो ब्रिटेन का संविधान हो जाएगा। उसके बाद विधि का शासन, मतलब कि विधि का शासन से क्या मतलब है, विधि मतलब होता है संविधान, यानी कि संविधान का शासन होगा, ये भी दोस्तों ब्रिटेन के संविधान से ही लिया गया है कि संविधान ही सर्वोपरि होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मंत्रिमंडलीय प्रणाली, मतलब अभी जो मंत्रिमंडल आप देख रहे हैं वो राज्य का हो, केंद्र का हो, वो कहां से लिया गया इस प्रणाली का, कि इस प्रकार से होगा कि एक प्रधानमंत्री होंगे, फिर होम मिनिस्टर, वित्त मंत्री, इस प्रकार से प्रणाली कहां से लिया गया है। तो दोस्तों ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, क्योंकि वहां पर इसी प्रकार के ढांचा चलते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे आएंगे तो दोस्तों द्विसदनीय प्रणाली। ये द्विसदनीय प्रणाली का क्या मतलब है, जैसे कि सदन किसको बोलते हैं, संसद को सदन बोला जाता है। ठीक है, उसमें एक होता है राज्यसभा, एक होता है लोकसभा, तो उसी को एक सदन हो गया राज्यसभा, एक सदन हो गया दोस्तों लोकसभा। तो राज्यसभा को उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन बोला जाता है। तो ये 2 सदन हो गए, तो ये द्विसदनीय प्रणाली कहां से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से। ठीक है दोस्तों, अब आगे आएंगे तो एकल नागरिकता। एकल नागरिकता से क्या तात्पर्य है दोस्तों, कि आप अगर भारत में निवास कर रहे हैं तो सिर्फ आपको भारत का नागरिकता लेना है। उसके बाद आप कहीं भी चले जाएं, कोई भी स्टेट में, आपको स्टेट की नागरिकता नहीं लेनी है। जैसे कि अगर आप अमेरिका में जाएंगे दोस्तों, तो अमेरिका में क्या है दोस्तों, तो मान के चलिए अमेरिका देश है, तो यहाँ पर केंद्र से तो एक लेना ही है, लेकिन मान के चलिए आप फलाने राज्य में यहाँ चले गए रहने, तो ये राज्य से भी दोस्तों आपको एक नागरिकता लेना पड़ेगा। राज्य भी आपको एक अप्रूव करेगा कि ये मेरे राज्य का नागरिक है। तो वहां पर दोहरी नागरिकता हो गई, एक तो केंद्र दे रही है और दूसरा राज्य सरकार दे रही है। तो इस प्रकार से दोहरी नागरिकता, लेकिन हमारा ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, तो वहां एकल नागरिकता चलता था, तो यहाँ पर भी एकल नागरिकता कहां से, ब्रिटेन के संविधान से। ठीक है दोस्तों, आगे आ जाएंगे तो हमारा क्या है, द्विसदनीय प्रणाली हम लोगों ने समझ लिया। ठीक है दोस्तों, विधायी प्रक्रिया,
विधायी प्रक्रिया मतलब दोस्तों जो विधायी मतलब जैसे कि दोस्तों जो संसद की जो प्रक्रिया है कि संसद में क्या क्या होंगे, सत्र किस प्रकार से होंगे, सत्र जो होते हैं सेशन वो कैसे होंगे, ये सभी प्रक्रियाएं दोस्तों जो चलती है संसद जैसे वो सभी प्रक्रिया लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। दोस्तों मैं यहाँ आपको रटने के लिए नहीं बोलूंगा कि आप रटिए, जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ये समझने के लिए, चीजों को अगर आप समझ के पढ़ेंगे तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा टाइम लगेगा, एक बार आपके माइंड में सेट हो गया ये चीज है कॉन्सेप्ट के थ्रू तो आपको फिर रटने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा यहाँ पर्पस रटना नहीं। ठीक है दोस्तों, अब आ जाइए दोस्तों संसदीय विशेषाधिकार, मतलब संसद के द्वारा कोई विशेष अधिकार दिया गया है तो ये भी दोस्तों आपको ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ठीक है, उसके बाद परमाधिकार लेख। परमाधिकार लेख दोस्तों कौन जारी करता है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है। तो ये दोस्तों ये लेख जो है कहां से लिया गया है? तो परमाधिकार लेख ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। तो इतनी सारी जो अच्छी अच्छी चीजें थी वो ब्रिटेन के संविधान में उनको लगा तो उन्होंने अपना लिया, अपने संविधान में डाले गया। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे बात करेंगे कि अमेरिका के संविधान से क्या क्या चीज लिया गया है, क्या क्या उपबंध लिए गए हैं, क्योंकि हमको एक एक चीज को जानना जरूरी है। ठीक है, अमेरिका के संविधान में दोस्तों सबसे पहले न्यायिक पुनराविलोकन लिया गया। न्यायिक पुनराविलोकन का मतलब क्या होता है? देखिए दोस्तों, मान के चलिए संसद ने कोई बिल पास किया है, ठीक है, वो बिल पास होकर के पास तो हो गया, लेकिन क्या वो संविधान किसी देश का है? तो क्या वो संविधान के अनुसार बना है क्या वो बिल? ये चेक करने का दोस्तों अधिकार किसके पास होता है? सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। तो सुप्रीम कोर्ट उसका फिर से पुनराविलोकन करेगी, मतलब उसको देखेगी कि क्या ऐसा तो नहीं है कि कोई संविधान के किसी अनुच्छेद या भाग का कोई उल्लंघन हो रहा है यहाँ पे, इस दोस्तों जो भी वह पारित हुआ है बिल इसमें कहीं ऐसा तो नहीं है। तो उसको वो देखेगी, अगर उसको लगेगी कि हाँ यहाँ पर कोई भी संविधान का उल्लंघन नहीं किया गया है तो उसको उसी प्रकार से रहने देगी। लेकिन अगर वहां पर लगा कि नहीं यहाँ पर उल्लंघन किया गया है तो फिर वो दोस्तों वहां पर उसको कैंसिल कर देगी कि नहीं आप इसको पास नहीं कर सकते, यहीं पर ये ठप हो जाएगा कानून। ठीक है, तो इसी को कहते हैं न्यायिक पुनराविलोकन। तो न्यायिक पुनराविलोकन कहाँ से लिया गया? अमेरिका के संविधान से। ठीक है दोस्तों, उन्होंने पुनरीक्षण करने के लिए। आगे चलते हैं दोस्तों, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। ये क्या है? न्यायपालिका क्या है? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सब क्या है? न्यायपालिका है। तो इनको स्वतंत्र होना बहुत जरूरी है। मान के चलिए अगर वो स्वतंत्र नहीं है तो सरकार के दबाव में आकर के कुछ भी फैसला दे सकती है। मान के चलिए न्यायिक पुनराविलोकन करने का उनको मौका मिला तो सरकार के दबाव में आकर के हो सकता है उल्लंघन भी कर रहा हो, तो हो सकता है कि वो ना कर पाए क्योंकि उनके दबाव में, इसलिए उनको सभी चीजों से स्वतंत्र कर दिया गया है ताकि उन पर कोई दबाव न रहे, ताकि वो अच्छे से फैसला ले पाए। ठीक है दोस्तों, इसलिए उनको स्वतंत्र कर दिया गया। तो जब न्यायिक पुनराविलोकन अमेरिका से लिया गया है तो उनको जो स्वतंत्र करने का भी उपबंध वो भी अमेरिका से ही लिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से रिलेट करके पढ़ना है। उसके बाद मूल अधिकार। अब मूल अधिकार क्या है कि हम मूल अधिकार में भी दोस्तों स्वतंत्रता की ही बात होती है, जैसे कि मेरे साथ कोई भेदभाव ना हो, मुझे हर जगह समान अवसर मिले। ठीक है, इस प्रकार से मूल अधिकार में भी स्वतंत्रता की बात की जाती है। और भी प्रकार होते हैं दोस्तों, जब इनका बात करेंगे तो डिटेल में इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों जब न्यायिक पुनराविलोकन अमेरिका से, तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता अमेरिका से, तो मूल अधिकार की स्वतंत्रता संबंधित है तो कहां से? अमेरिका से। ठीक है दोस्तों, आगे आ जाएंगे। यहाँ पर है उपराष्ट्रपति का पद, मतलब कि उपराष्ट्रपति का जो पद है वो कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। ठीक है, कि एक भारत का एक राष्ट्रपति है, ठीक है, उसके बाद एक उपराष्ट्रपति रहेंगे, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उसके बाद राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जाता है। ठीक है, तो उन पर महाभियोग लगा करके हटाया जाता है, उस प्रक्रिया को महाभियोग कहते हैं। तो महाभियोग जो है वो कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाएंगे तो दोस्तों उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की हटाने की प्रक्रिया लिया गया है अमेरिका के संविधान से। मतलब उच्चतम न्यायालय मतलब कि सुप्रीम कोर्ट, और उच्च न्यायालय दोस्तों मतलब कि हाई कोर्ट। अब दोस्तों जब राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया ली गई है दोस्तों, देखिए दोस्तों सुप्रीम कोर्ट हो या दोस्तों आपका हाई कोर्ट हो,
उनके ऊपर भी महाभियोग लगा करके जज को न्याय जो न्यायाधीश है उनको हटाया जाता है। ठीक है, तो जो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया से हटाने के लिए अमेरिका से, तो जब बात आएगी कि क्या न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की हटाने की प्रक्रिया जो है कहां से लिया गया है, तो आपको ध्यान में रखना है अमेरिका के संविधान से। ठीक है, उसके बाद कहा है उद्देशिका का विचार, मतलब संविधान में जो उद्देशिका है उनका विचार कहां से लिया गया है, आपको लिया गया है अमेरिका के संविधान से। ठीक है, ये सब दोस्तों था अमेरिका के संविधान से जो चीज लिया गया है। ठीक है दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक एक वर्ड हमारे लिए मायने रखता है। अब हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों, थर्ड नंबर के देश में आते हैं कि वहां से क्या ले, 2 देश हमने कवर किए। तीसरा नंबर में देखिए दोस्तों, आयरलैंड के संविधान से आएंगे तो वहां से लिया गया है नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व दोस्तों संविधान का अभिन्न अंग है, तो उसको भी दोस्तों आयरलैंड के संविधान से लिया गया है नीति निर्देशक तत्व। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से ये हो गया। उसके बाद राष्ट्रपति का निर्वाचन, मतलब राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से होगा, ये दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। देखिए राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से होता है, क्या जनता जाकर के डायरेक्ट वोट करती है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए? नहीं, जनता डायरेक्ट वोट नहीं करती है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। राष्ट्रपति के चुनाव में जनता का जो प्रतिनिधि है, जिसको हमने चुन करके संसद में भेजा है, विधान परिषद में, विधानसभा में भेजा, वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। मतलब कि ये अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। तो ये चुनाव की प्रक्रिया दोस्तों, निर्वाचन कहां से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आगे आ जाएंगे, तो ये 2 चीज दोस्तों आयरलैंड के संविधान से याद रखना है। अब दोस्तों आगे आएंगे तो हमारा आता है क्या, कनाडा का संविधान। ठीक है, ये अपना कंप्लीट हो चुका है, ये हो चुका है, ये हो चुका है। ठीक है, अब आते हैं कनाडा के संविधान पर। तो देखिए दोस्तों, संघीय व्यवस्था, मतलब संघीय व्यवस्था का क्या मतलब होता है कि दोस्तों पूरा एक केंद्र में जो है शक्ति सभी का रहता है। ठीक है दोस्तों, कि संघ है, जैसे कि अपने पास एक केंद्र सरकार है, वही दोस्तों सभी पूरे देश के लिए कानून बनाती है और उनको राज्य सरकार को बोलती है कि आप वहां पर ये लागू करें। ठीक है, तो कानून बना रही है, तो ये एक संघीय व्यवस्था है कि केंद्र कानून बना रहे हैं। तो संघीय बोल सकते हैं या केंद्रीय व्यवस्था। तो ये कहां से लिया गया है, कनाडा के संविधान से। ठीक है, याद रखना है, संघीय कनाडा, संघीय कनाडा। अब दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति कहां से लिया गया है, कनाडा। राज्यपाल को कैसे नियुक्त करना है, इस प्रकार से, इसकी दोस्तों कहां से लिया गया है, कनाडा के संविधान से राज्यपाल की नियुक्ति। ठीक है, ये अपने पास आ गया दोस्तों। अब है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनयन, इसका क्या मतलब है। देखिए दोस्तों, विज्ञान, कला, समाज सेवा, ये सभी क्षेत्र में जो लोग उत्कृष्ट कार्य करते हैं, ठीक है, उनको राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं राज्यसभा के लिए कि आप राज्यसभा के सदस्य बनिए। ठीक है, डायरेक्ट मनोनीत होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो राष्ट्रपति के पास पावर होता है। ठीक है, पहले ये 12 था लेकिन अभी 10 है, क्योंकि 2 आंग्ल जो इंडियन थे उनका पोस्ट हट गया है 2 सीट, तो अब 10 है, यानी कि 10 सदस्यों को वो मनोनीत कर सकते हैं। ठीक है, तो कौन सा क्षेत्र है, कला हो गया, विज्ञान हो गया या समाज सेवा हो गया, ये सभी क्षेत्रों में जो लोग उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं, अच्छे कार्य कर रहे हैं, तो उनके द्वारा मनोनीत किया जाता है राज्यसभा के सदस्य। कितने सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं, 10 को। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये हो गया कनाडा के संविधान से ये चीज लिया गया है। अब हम लोग आगे आएंगे तो देखिए ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या चीज लिया गया है। हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान पे बात करें दोस्तों, 5 नंबर में है, तो दोस्तों समवर्ती सूची, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, समवर्ती सूची कहां से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची लिया गया है। याद रखना है दोस्तों, समवर्ती सूची, इसलिए हम दोस्तों एक बार के बजाय 2-3 बार बोलते हैं ताकि आपको सुन के भी दोस्तों आपको याद हो जाए। ठीक है दोस्तों, मेरा पर्पस है वीडियो लंबा करने का बिल्कुल भी नहीं होता। मेरा पर्पस होता है कि आप अगर वीडियो की एक बार भी देखें तो मैं जो 2-3 बार रिपीट कर दूंगा तो आपके दिमाग में वो चीज रहेगा। ठीक है, तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद उद्देशिका की भाषा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे आइएगा तो उद्देशिका का विचार का अगर बात किया जाए तो अमेरिका चला जाएगा, वो अमेरिका से विचार आया था। ठीक,
लेकिन अगर उद्देशिका की भाषा की बात करें कि उद्देशिका की भाषा क्या रहेगी, ये दोस्तों आपको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो ये दोस्तों इतना ध्यान में रखना है, इसलिए इस पर हम जोर देकर बोल रहे हैं। ठीक है, उद्देशिका का विचार अमेरिका, ठीक है, और उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, देखिए दोस्तों विचार से याद रखिएगा कि विचार में र आ रहा है। ठीक है, र डायरेक्ट आ रहा है यहाँ पर र, और यहाँ पर भी र आ रहा है, तो र यानी कि विचार अमेरिका, विचार अमेरिका, इस प्रकार से रिलेट कर लेंगे। ऑस्ट्रेलिया में आइएगा तो उद्देशिका का भाषा, इसमें कोई र जैसा संबंध नहीं आ रहा है। विचार में र आ रहा है तो अमेरिका के चला जाएंगे, लेकिन यहाँ कोई र जैसा संबंध नहीं आ रहा है। भाषा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, स दोनों में आ रहा है, तो हम समझ जाएंगे ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में आता है ये दोनों सदन की संयुक्त बैठक, मतलब कि दोनों सदन की संयुक्त बैठक कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान। इसका मतलब क्या है? राज्यसभा लोकसभा दोनों का संयुक्त बैठक जो है दोस्तों, इसका विचार या इसका उपबंध ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है कि जरूरत पड़ने पर दोनों सदन साथ में बैठकर किसी कानून या मसले पर विचार करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये कहां से लिया गया है आपको? ये लिया गया है आपको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। उसके बाद व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, मतलब कि कोई भी आदमी कहीं भी व्यापार कर सकता है, वाणिज्य कर सकता है, मतलब कि बिजनेस वगैरह कर सकता है, इसकी स्वतंत्रता हो उसको। ऐसा नहीं कि कोई इसको बोल दे आप यहाँ नहीं कर सकते, आप वहां नहीं कर सकते, आप चाहते वहीं जाकर बिजनेस कीजिए, ऐसा नहीं। व्यापार हो कुछ भी हो तो आप कहीं भी कर सकते हैं, इसकी आपको स्वतंत्रता कहाँ से मिली है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान। ठीक है दोस्तों, ये यहां तक हो गया। अब हम लोग दोस्तों ये आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग दोस्तों नेक्स्ट पे आते हैं जो है जापान। ठीक है, ये दोस्तों छोटा छोटा ही बचा हुआ है। ठीक है, मेजर हम लोगों ने कवर कर लिया है। ठीक है, जापान क्या है कि जापान के संविधान से दोस्तों आपको विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है, मतलब कि जो भी प्रक्रिया यहाँ पर किया जाएगा वो विधि यानी कि संविधान के द्वारा स्थापित रहेगा। ठीक है, तो ये प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? जापान से। एक ही प्रक्रिया जापान से लिया गया है, तो यहाँ ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान। ठीक है, जापान विधि द्वारा स्थापित। ठीक है, जापान विधि द्वारा स्थापित, जापान विधि द्वारा स्थापित, इस प्रकार से आप इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका के संविधान से सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि संविधान में संशोधन। ठीक है, संविधान में संशोधन मतलब कि संविधान में कोई चीज संशोधित करने की जरूरत पड़े। जैसे अभी तक भारत में बहुत सारे संशोधन किए जा चुके हैं। ठीक है, तो दोस्तों वो संशोधन प्रक्रिया कहां से लिया गया है कि संविधान में किस प्रकार से संशोधन होगा? तो ये दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, ध्यान में रखना है। अब हम लोग आगे आ जाएंगे तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। देखिए दोस्तों, लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन डायरेक्ट जनता के द्वारा किया जाता है। ठीक है, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन उस प्रकार से नहीं होता है। तो ये दोस्तों डायरेक्ट लोकसभा की तरह तो है नहीं। ठीक है, तो इसका निर्वाचन की प्रक्रिया कहां से लिया गया है ताकि ये अलग है? तो ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। ठीक है, याद रखना है दोस्तों, राज्यसभा के सदस्यों को डायरेक्ट हम लोग नहीं निर्वाचित करते हैं, ये एक अप्रत्यक्ष चुनाव का हिस्सा है, क्योंकि ये डायरेक्ट जनता के द्वारा नहीं चुना जाता है। उसके बाद ये अपना कंप्लीट हो चुका है। हम लोग नेक्स्ट पे आएंगे दोस्तों, तो ये देखिए रूस का संविधान। रूस के संविधान से दोस्तों हमको क्या मिला है? तो दोस्तों मूल कर्तव्य। देखिए दोस्तों, जनता के लिए कुछ मूल कर्तव्य की व्यवस्था संविधान में किया गया है कि ये मूल कर्तव्य उनको करना है ताकि देश की संप्रभुता और अखंडता बनी रहे। ठीक है, तो उनके लिए मूल कर्तव्य है। तो ये मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया? रूस के संविधान बोल सकते हैं या पूर्व सोवियत संघ के संविधान। ठीक है दोस्तों, कहीं कहीं आपको ये भी ऑप्शन में मिल सकता है कि पूर्व सोवियत संघ। तो आपको पूर्व सोवियत संघ मतलब पूर्व में रूस को ही सोवियत संघ बोला जाता था, तो आपको रूस याद रखना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों रूस में क्या आता है? तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरा, प्रस्तावना में न्याय, मतलब कि प्रस्तावना जो है उसमें
सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। इसके बारे में दोस्तों ये उपबंध कहाँ से लिया गया है? रूस के संविधान से। ठीक है, याद रखना है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय प्रस्तावना में कहां से लिया गया है? रूस के संविधान से। ये दोस्तों अपने पास हो चुका है। अब हम लोग आगे आएंगे दोस्तों यहाँ पर, तो देखिए फ्रांस के संविधान से दोस्तों क्या लिया गया है? प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता एवं बंधुता का आदर्श। मतलब कि प्रस्तावना में न्याय की बात करें तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय ये सभी कहां से लिया गया? रूस के संविधान से। लेकिन प्रस्तावना में अगर स्वतंत्रता की बात करें, समता की बात करें, मतलब समानता दोस्तों जो होती है, एवं बंधुता, ठीक है, भाईचारे जिसको बोल सकते हैं, का आदर्श, ये दोस्तों कहां से लिया गया? फ्रांस के संविधान से। तो ये दोस्तों आपको याद रखना है। ठीक है, न्याय की बात कर रहा है, चाहे वो कोई सा भी न्याय हो, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, तो वो रूस हो जाएगा। लेकिन अगर प्रस्तावना में स्वतंत्रता की बात करें, समता की बात करें या बंधुता की बात करें, तो ये दोस्तों आपको फ्रांस के संविधान से लिया गया है। उसके बाद आगे आ जाएंगे तो यहां पर है कि गणराज्य की अवधारणा, मतलब फ्रांस के संविधान से लिया गया है कि गणराज्य की अवधारणा। अब ये गणराज्य की अवधारणा क्या है? देखिए, कोई भी देश होता है, जब उसका संविधान होता है, जब वहां पर संविधान के द्वारा शासन होता है, तो उसको एक गणराज्य देश बोला जाता है। ठीक है, गणतांत्रिक देश। जैसे हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं, किस उपलक्ष्य में मनाते हैं? क्योंकि उस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, क्योंकि देश एक गणतंत्र बन गया था, मतलब कि देश में एक संविधान हो गया था तो एक गणतंत्र बन गया था। इसलिए गणतंत्र की अवधारणा, गणराज्य की अवधारणा दोस्तों कहां से लिया गया है? फ्रांस के संविधान से। ठीक है, अब हम लोगों का दोस्तों ये बच जाता है लास्ट, इसको देखते हैं। जर्मनी के संविधान से लिया गया है दोस्तों आपातकालीन उपबंध। मतलब आपातकाल जो लगता है, इमरजेंसी जिसको बोलते हैं, उसका दोस्तों व्यवस्था कहां से किया गया है? तो उसको दोस्तों जर्मनी के संविधान से लिया गया है। ठीक है, और दोस्तों एक चीज, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन भी दोस्तों आपको जर्मनी के संविधान से लिया गया। देखिए दोस्तों, जब आपातकाल लगती है, ठीक है, उस समय में जीने का अधिकार का मौलिक अधिकार छोड़ के बाकी सभी अधिकारों को सस्पेंड किया जा सकता है, मतलब कि निलंबित किया जा सकता है। जीने का अधिकार का किसी भी सिचुएशन में जीने का अधिकार, जो मौलिक अधिकार, उसको निलंबित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो जीने का अधिकार छोड़ के बाकी सभी को निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, तो वो दोस्तों उपबंध कहां से लिया गया है? आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन जर्मनी के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया हूंगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से आप वीडियो से जुड़े रहिए। यहाँ पर हिस्ट्री, जियोग्राफी और राजनीतिक शास्त्र, ये तीनों को पैरेलल में वीडियो चल रहा है। डेली प्लेलिस्ट पर आपको वीडियो मिल रहा है, तो आपको पढ़ाई अगर करनी है तो बिल्कुल अच्छे से कर सकते हैं। एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा, एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसी के साथ मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, थोड़ा वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कीजिए अगर कोई क्वेरी है तो। ठीक है दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन आपके मन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद।